हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में एक नए चैप्टर की जिसका नाम है फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। फोर्स का ये लेक्चर 1 है। बेसिकली चैप्टर का नाम तो कहलाता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लेकिन न्यूटन के लॉज पढ़ने से पहले फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोर्स किस किस तरीके के होते हैं, फोर्स होता क्या है। तो फोर्स की बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन बच्चों, किसी चीज को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। तो पुश और पुल एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। अगर डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो क्या लिख लेंगे आप लोग? टू पुश और पुल एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज को खींचना या धकेलना फोर्स कहलाता है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है फोर्स की। फोर्स कितने टाइप का होता है उससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में से एक लॉ पढ़ना जरूरी है जिसे बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉ अभी पढ़ना जरूरी है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो एक्चुअल रियल लॉ होता है, रियल लॉ ऑफ फोर्स, वो सेकंड लॉ है। फर्स्ट और थर्ड उसके कंक्लूजन है, उससे हम लोग उस चीज को डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअल लॉ कौन सा होता है? सेकंड लॉ होता है। तो थर्ड लॉ में पहले पढ़ना पड़ेगा। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट, थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ, इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। अभी समझ में आएगा कैसे? सपोज कीजिए आपके पास सिर्फ दो बॉडीज हैं, 1 और 2। अब दो बॉडीज हैं तो एक ने 2 पर फोर्स और 2 ने 1 पर फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे के। ये वेक्टर नोटेशन के अंदर लिख के दिया है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और F21 को क्या पढ़ेंगे? F21 को पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब सपोज करो ये दो मैग्नेट के पोल्स हैं, ये दो मैग्नेट्स आ गई। अब ये नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर इसका नाम 1 2 रख दूं तो ये वाली मैग्नेट इसको रिपेल कर रही है, तो आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो क्या कहेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो दोनों फोर्स कैसे होंगे? ये लोग कहते हैं दोनों फोर्स बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के लिए क्या लिखा है? एवरी एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हर एक्शन की बराबर और अपोजिट एक रिएक्शन होती है बच्चों। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बार मैग्नेट के तरीके से बताया है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो ये F12 इक्वल टू F21 याद रखना आपको। नाम पढ़ लीजिए, एक ने 2 पर 2 ने 1 पर। इसमें 3 नंबर चीज का नाम नहीं है। सपोज करो आप एक बोट में खड़े हैं और बोट की सरफेस मान लेता हूं आप थोड़ा ऊपर खड़े हैं। जब आप जंप करते हैं तो आपने बोट पर फोर्स पीछे लगाया, तो बोट पर आपने फोर्स पीछे लगाया तो बोट ने फोर्स आप पर आगे लगाया। तो F ऑन मैन ड्यू टू बोट एंड फोर्स ऑन बोट ड्यू टू मैन बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब आप किसी जगह से कूदते हो तो उस चीज की पीछे जाने की टेंडेंसी होती है, हम लोग जानते हैं। तो FMB का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन मैन ड्यू टू बोट, वही 1 to 2 1। तो एवरी, इसमें तीसरा नाम नहीं है, चेक कर लो। बोटमैन मैन बोट 1 2 2 1, कोई नंबर 3 की एंट्री नहीं है इसमें। ये बात ध्यान से देख लीजिए।
एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात पढ़ी है कि किसी चीज को खींचना या धकेलना फोर्स कहलाता है और हर एक्शन की बराबर और अपोजिट एक रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, कि हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। सिंपल सी चीज पढ़ी है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ना जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में फोर्स की बात भी करेंगे और एक्सेलरेशन लॉ की बात भी करेंगे। देखते हैं आगे क्या आता है इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फोर्स कितने टाइप के होते हैं। बारी आती है बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। फोर्सेस 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन मासेस। इसको एक एक करके लेंगे हम लोग, सबको डिस्कशन करेंगे। अभी सब हेडिंग्स लिख लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस स्टडी करने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तीसरे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस और चौथे हैं वीक फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस एक्ट करता है, ये बिटवीन चार्जेस एक्ट करते हैं, बिटवीन चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, आप जितने भी फोर्सेस पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में टेंशन, सारे के सारे इसी जगह पर ओरिजिनेट होंगे। वो सारे इसी के एग्जांपल है। एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्ट करते हैं बिटवीन न्यूक्लियॉन्स and these forces controls nuclear reactions. Weak forces controls nuclear reactions. इनके ऑर्डर क्या है, क्या क्या चीज इसके अंदर की है, वो एक करके हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन ये 4 तरह के फोर्सेस में पढ़ने होते हैं। बेसिकली ये दो भी हमारी स्टडी का पार्ट नहीं रहेंगे। न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में हमें ये 2 फोर्सेस ही पढ़ने होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इन 2 फोर्सेस के बारे में बात करनी होती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये हेडिंग्स लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और हेडिंग्स आप लोग लिख लीजिए कि इन 4 फोर्सेस के बारे में है और हम इन 2 फोर्सेस के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहला फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। समझिएगा, सारा याद रखना आप लोगों को। ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं, 2 मासेस हैं m1 m2, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे पड़े हैं। तो ये 2 मासेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कमरे में 2 चेयर्स पड़ी हैं तो वो भी अट्रैक्ट कर रही होती हैं। कोई 2 ब्लॉक्स हमेशा आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अट्रैक्शन का फोर्स होगा और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इस एक्सप्रेशन से दी जाती है, Gm1 m2/r²। F जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। G is called gravitational constant. G is called gravitational constant, जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है बच्चों। ये नेचर के वीकेस्ट फोर्सेस हैं।
वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर में सबसे वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकंड, इनकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट है। रेंज इनफाइनाइट है का मतलब ये बहुत लंबी दूरी तक एक्ट करते हैं। जैसे सन और अर्थ के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसी वजह से अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम पा रही है। तो जो आपको ध्यान से देखना है, जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। मून और अर्थ के बीच में भी ये फोर्स एक्ट कर रहा है, सन और अर्थ के बीच में बोली थी हम लोगों ने। तो ये नेचर के सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है, इनकी रेंज इनफाइनाइट है। F का फॉर्मूला Gm1m2r²। ये फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के फोर्सेस, इनमें रिपल्शन नहीं होता। अब ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप चेक कीजिए, दोनों के साइन उल्टे आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं और वैल्यू में सेम होंगे। फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Gm1m2r²। एक ने 2 पर, 2 ने 1 पर फोर्स लगाया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना। मान लीजिए इन 2 बॉडीज में से एक अर्थ हो जाए, अर्थ का मास कैपिटल M बोल रहे हैं, अर्थ की रेडियस कैपिटल R बोल रहे हैं, और बेसिकली सारी चीजें अर्थ की सरफेस के नजदीक ही होती हैं। RE रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर के आसपास है। इसकी रेडियस अर्थ की 6400 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये जो मास है, इन दोनों के बीच फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन में देखिएगा, वैल्यू में देखिएगा। इस फोर्स की वैल्यू आएगी Gm1m2r²। एक बॉडी अर्थ और एक हम हो गए। मैं मतलब क्या ढूंढ रहा हूं, मेरे बीच में और अर्थ के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, या किसी एक टेबल और अर्थ के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एक चेयर और अर्थ के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये फोर्स थोड़ा कंसिडरेबल है, लेकिन अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। अर्थ हिलती है लेकिन बहुत कम। वो आगे जाके सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आप लोग पढ़ पाएंगे। इतनी वैल्यू न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू मालूम है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आएगा mg। इसे बोलते होते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्ड आ जाता है, तो उसमें एक बॉडी पक्का अर्थ है, एक बॉडी पक्का कौन सी है, अर्थ है। इसलिए उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय एक पर्टिकुलर नाम दे दिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस g को ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस F की वैल्यू, इस G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समटाइम टेकन नियरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता लग गया कि हम लोग वेट को mg से क्यों शो करते हैं, मास इनटू g, mg। फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, mg। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, ये फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। तो ध्यान से ना, एक्शन एक्शन का पेयर प्लॉट कर रहे हैं। अर्थ ने ब्लॉक को खींचा, ब्लॉक ने अर्थ को खींचा, दोनों फोर्सेस बराबर और अपोजिट है। मैं खुद g कैपिटल Gm/r² है, तो फॉर्मूला तो यही बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हो तो एक्शन एक्शन पर कैसे शो करोगे, आप कहोगे ब्लॉक ने अर्थ को खींचा, ब्लॉक ने अर्थ को खींचा, अर्थ ने ब्लॉक को खींचा। समझ में आ गया mg कैसे एक्ट करता है, टुवर्ड सेंटर। और वो फोर्स जो अर्थ पे लग रहा है, सेंटर से ब्लॉक की तरफ। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ध्यान से चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए सारी चीज को। mg ये शो करना आना चाहिए mg तुम लोगों को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह वर्क करता है, टुवर्ड सेंटर काम करता है। ये समझ में आ जाना चाहिए, फिर कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शो करना है इन फोर्सेस को। ग्रेविटी का फोर्स किससे रिप्रेजेंट होता है, mg से रिप्रेजेंट होता है। एक्शन एक्शन का पेयर बोलना आना चाहिए, दिखाना आना चाहिए। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ा रहा हूं इस चीज को। ये फर्स्ट काइंड ऑफ फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है।
वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इसकी रेंज इनफाइनाइट है, ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स। ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ फोर्स देख रहे हैं आप। सेकंड काइंड ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये एक्ट करता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। इसे इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटॉमिक फोर्सेस के नाम से भी जानेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटॉमिक फोर्सेस के नाम से भी हम लोग जानेंगे। देखिए, जितने भी एटम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेम है, एक्शन रिएक्शन का लॉ इधर भी लगने लगता है। ये दो एटम्स, ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, दो एटम्स हैं, इनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन एक्ट करेगा। लेकिन एक के न्यूक्लियस ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्शन का फोर्स भी है और रिपल्शन का फोर्स भी है। नेगेटिव फोर्सेस अट्रैक्शन के होते हैं और पॉजिटिव फोर्सेस रिपल्शन के होते हैं। तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। अब मॉलिक्यूल सेपरेट कहां पर होते हैं? अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को प्लॉट किया जाए, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए और ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होगी। तो इन फोर्सेस की वेरिएशन जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये डिस्टेंसेस हैं और ये फोर्स की वैल्यूज हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर ये r ग्रेटर देन re है, अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रॉन्ग है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर ये r डिस्टेंस लिख लो व्हिच इज लेस देन r इक्विलिब्रियम। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर फोर्सेस पॉजिटिव है, यानी रिपल्शन के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इस तरफ खींच दोगे तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, दबा दोगे तो रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक डिस्टेंस ऐसी होती है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर है, यानी F नेट क्या है? 0 है। तो ये फोर्सेस 0 होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो 0 है चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि चार्ज मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये नेट फोर्सेस की बात की गई है। तो ये नेट फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन को मिला के ये वाला बनता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर अट्रैक्शन इफेक्टिव है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर रिपल्शन इफेक्टिव है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर F नेट 0 है और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते होते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं। अब जैसे स्प्रिंग की बात की जाए, स्प्रिंग को यूं शो किया जाता है। अब ये मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन ही है। अब सपोज कीजिए स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ का मतलब इसमें ना तो एक्सटेंशन है ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अगर इसको थोड़ा सा खींच दिया जाए तो अट्रैक्शन का फोर्स आ जाता है। क्यों? क्योंकि खींचते ही इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाएंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रांग हो गया। इसको स्क्वीज करोगे, दबाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन घट गया, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन का फोर्स आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का था। ये वाले फोर्सेस कौन से हैं? ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बोथ काइंड ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं।
अट्रैक्शन के भी हो सकते हैं और रिपल्शन के भी हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर नेट फोर्स जीरो मिलेगा। ये बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। आपने पूरी फिजिक्स में अभी न्यूटोनियन क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जितने फोर्सेस पढ़ने हैं उनमें से एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अलावा जितने फोर्सेस पढ़ने हैं वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे जिनको हम लोग एक करके डील करने वाले हैं अभी। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के टाइप्स की। फोर्स तो आपको समझ में आ गई, कब अट्रैक्शन कब रिपल्शन इफेक्टिव है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, डेफिनेशन बेस है, आपको समझना है इस चीज को। इसमें नोट्स बनाने वाली चीज इतनी इफेक्टिव नहीं है, पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अट्रैक्शन, पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा सेपरेशन पर अट्रैक्शन इफेक्टिव है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर रिपल्शन इफेक्टिव है। आगे जाके इलास्टिसिटी चैप्टर में ये पूरा और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इतनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, बाकी सब चीजें टाइप के अंदर आएंगी। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के टाइप के आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखते हैं क्या टाइप्स आते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, और टेंशन का मतलब खिंचाव कितना है, और खिंचाव एक प्रकार का फोर्स ही होता है। तो खिंचाव का फोर्स कितना है, टेंशन वो कितनी है, उसके बारे में बात करनी है। टेंशन इन स्ट्रिंग को समझते हैं। मान लीजिए ये एक धागा है जिसका खुद का कोई मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसमें कोई खिंचाव होगा क्या इस टाइप का, आप सोचिए। तो कोई खिंचाव नहीं है। एक मशीनी धागा एक जगह से बांध के लगा दिया जाए तो कोई खिंचाव नहीं आता है। तो इस केस में इसकी जो टेंशन का खिंचाव जो है, खिंचाव को हमेशा टी से शो करेंगे, टेंशन की वैल्यू 0 है, कि इसमें कोई खिंचाव का फोर्स नहीं है। खिंचाव का फोर्स कितना आएगा वो हम लोग एनएलएम के थ्रू पढ़ेंगे। अभी खिंचाव की डायरेक्शन को समझने वाले हम लोग। ये मासलेस स्ट्रिंग है। अब क्या किया, इस स्ट्रिंग के साथ मैंने एक m मास को सस्पेंड कर दिया। इस मास m को जैसे टांगा तो इस स्ट्रिंग को अब क्या बोलते हैं, इस स्ट्रिंग को बोलते हैं टॉट स्ट्रिंग। टॉट का मतलब होता है खिंची हुई, टाइट स्ट्रिंग। टाइट वर्ड की बजाय टॉट वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसको टॉट स्ट्रिंग। अब अगर ये टॉट स्ट्रिंग है तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन जो होंगे वो इंक्रीज हो गए होंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जब इंक्रीज हो जाएंगे तो फोर्सेस किस तरीके के आएंगे, अट्रैक्शन के। तो सिंपल सी बात है, खिंचाव को दिखाने का तरीका होता है फेसिंग एरोज। ये टी और टी, ये mg लग रहा था से धागा टॉट हुआ, लेकिन ये टेंशन कौन लगा रहा है, इस तरफ के मॉलिक्यूल्स इसको इधर खींच रहे हैं, इस तरफ के मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को इधर खींच रहे हैं, अट्रैक्शन। तो नेट अट्रैक्शन से शो कर दिया गया। तो टेंशन इज ऑलवेज शोन बाय फेसिंग एरो। ये कौन लगा रहा है, अपर हाफ, ये है बाय अपर हाफ ऑन लोअर हाफ, और ये कौन सी टेंशन है, बाय लोअर हाफ ऑन अपर हाफ। जुड़ी नहीं है अपर हाफ लोअर हाफ की बात की जाए, जैसे ये दो ब्लॉक्स हो गए M1 M2, आप इसको इस तरफ पुल कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग भी कैसी कहलाएगी, ये वाली स्ट्रिंग भी जो होगी अब टॉट स्ट्रिंग है। तो अब राइट लेफ्ट पार्ट जब खींचोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा तो ये खिंचाव यूं आएंगे। अगर आप इस खिंचाव को बाय चांस अगर यू शो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग थिंग। तो सिंपल सी बात याद रखिए, किसी भी रस्सी में इन स्ट्रिंग टेंशन इज शोन बाय फेसिंग एरोज।
ऐसे एरोज से शो करनी है जो एक दूसरे को फेस कर रहे हो। ये एरो फेस कर रहे हैं, एरो फेस कर रहे हैं, तो इज शोन बाय फेसिंग एरोज। आ गया समझ में आप सबको? टेंशन इज शोन बाय फेसिंग एरोज। अब बोलेंगे क्या, ये टेंशन इज M1 पे एक्ट कर रही है, टेंशन M2 पे एक्ट कर रही है, ये टेंशन CD पे एक्ट कर रही है, ये टेंशन M पे एक्ट कर रही है। कैसे एक्ट कर रही है ये आगे के टॉपिक्स में क्लियर होगा, लेकिन ये टेंशन स्ट्रिंग में आई कैसे? इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज हुए तो अट्रैक्शन के फोर्सेस आए, तो अट्रैक्शन के फोर्सेस आए। तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। होप आप सबको समझ में आया कि टेंशन को किससे शो किया जाता है? फेसिंग एरो से शो किया जाता है। वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन अगर टॉट स्ट्रिंग है, टॉट का मतलब खींची हुई तनी हुई स्ट्रिंग है, तो टेंशन इज शोन बाय फेसिंग एरोज। ओके, ध्यान से नोट कीजिए। ध्यान से नोट कर लीजिए, द टेंशन इज शोन बाय फेसिंग एरोज। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ फोर्स हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब सेकंड काइंड ऑफ फोर्स देख लेते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ जो फोर्स है उसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। उसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। और आगे कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरे का नाम है फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट पढ़ने हैं आप लोगों को, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दो ही चीजें आपको पढ़नी है। इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। ए पार्ट देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, ए पार्ट देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसी चीज की रिएक्शन नहीं है, इसका नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है, मत याद रखिएगा। इस फोर्स का नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है। इसका सिंबल N या R पिक करना है। देखिए, मान लीजिए होता क्या है, बोल करते हैं इट इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। इट इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। समझते हैं, मान लीजिए एक टेबल है, ये इस पर कोई ब्लॉक पड़ा है, तो ये ब्लॉक इस टेबल को दबा रहा है। इसे N या R से शो करेंगे। दबा तो ये पूरी सरफेस पे रहा है, इसको यहां से आप जो भी कॉन्टैक्ट बन रहा है, लेकिन एक ही जगह पे दिखा दिया कि ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है N। तो जितना फोर्स ब्लॉक ने टेबल पर लगाया उतना ही फोर्स टेबल ने ब्लॉक पर लगाया, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर जो फोर्स करेगा एक्ट, उसे क्या नाम देंगे आप लोग? नॉर्मल रिएक्शन। इट इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। ये किस पर है? ये बाय टेबल ऑन ब्लॉक है, और ये बाय ब्लॉक ऑन टेबल है। कैसे एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। N या R से शो करना है, मैक्सिमम टाइम आप इसको N से शो कर रहे होंगे, और डायग्राम देखिए समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसे झुकी हुई सरफेस है, इंक्लाइंड है, यहां पर एक ब्लॉक पड़ा है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस बन गई ये वाली। तो ये वाला ब्लॉक इसको इस तरफ दबाएगा, और ये इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक को इधर धक्का मारेगा। तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन।
परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, जो कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है, द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों? ये कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, देख लीजिए। ये डायग्राम आपको देखना नहीं चाहिए, बताने आने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए ये एक वॉल है और ये एक फ्लोर है। इस वॉल के सहारे एक रॉड आपने रखी हुई है, तो अब कांटेक्ट दो आ गए। अब यहाँ पर ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल, अगर आपको एक से ज्यादा नॉर्मल दिखाने हैं तो N1 N2 से बोल लो। ये दोनों रॉड पे दिखाया है, ये किसने लगाया? बाय वॉल ऑन रोड, और ये बाय फ्लोर ऑन रोड। तो बाय रॉड ऑन वॉल किधर आएगा? इस तरफ। ये एक्शन एक्शन का पेयर हो गया, इक्वल अपोजिट। बाय रोड ऑन फ्लोर किधर आएगा? इस तरफ। दिस इज N1। तो ध्यान रखिए किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है बच्चों। परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, जो कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से नोट कीजिए। फिर और एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन की मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ गया बच्चों नॉर्मल रिएक्शन को कैसे शो करना होता है? परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन आपको बहुत जगह शो करनी पड़ेगी। N और N कैसे शो किया देख लीजिए। बाय ब्लॉक ऑन टेबल, ये बाय टेबल ऑन ब्लॉक मेंशन करना चाहिए। बाय ब्लॉक ऑन वेज, बाय वेज ऑन ब्लॉक। ये वेज है, इंक्लाइंड वेज। क्या बोल रहा हूं इसको मैं? वेज। किस तरह का वेज है ये? इंक्लाइंड वेज है। ध्यान से नोट करें बच्चों। और एग्जांपल बनाता हूं मैं इसके। जैसे इसको खड़ा किया, अभी आप लोग और चेक कीजिए। नॉर्मल रिएक्शन को शो करना सिखा रहे हैं। वैल्यूज कैसे आएंगी वो एनएलएम का पार्ट है। एक बार फोर्सेस को शो करना आपको सीखना है, हाउ टू शो दीज फोर्सेस। सपोज कीजिए आपके पास ये एक वेज, इंक्लाइंड वेज है जिसमें एक गेंद फंसी हुई है। एक बड़ा सफियर है, इसके अंदर है। कोई कहते हैं कि इसके अंदर कहां का नॉर्मल रिएक्शन आएगा? इस बॉल पे। तो चेक कीजिए, यहां से नॉर्मल यूं चला जाएगा। ये वॉल 1 का हो गया N1, ये वॉल 2 का हो गया N2। क्योंकि ये एक टेंजेंट की तरीके से हो गया, तो जहां पर कांटेक्ट है वहां से शो कर दीजिए और सेंटर से पास आउट करवा दीजिए इसको। जैसे सपोज करो एक फ्रेम यूं स्ट्रेट हो गया और एक ये यूं हो गया। इस सफेद का सेंटर ये रहा। अब इसको अगर 1 दोगे तो N1 आ जाएगा यूं, और इसको 2 नाम दोगे तो N2 आ जाएगा यूं। पास सेंटर से ही होगा क्योंकि टेंजेंट्स बन रही है। तो ये क्या आ गया? बाय सरफेस 2 ऑन सफियर, बाय सरफेस 1 ऑन सफियर। बाय सफियर ऑन सरफेस कैसे आएगा? यूं। इसका उल्टा इससे इस तरफ आ जाएगा। तो हम एक्शन रिएक्शन के पेयर भी चाहे पूरे प्लॉट कर सकते हैं। फिलहाल हमें सफियर के लिए लिखना तो सफियर के लिए बना दिया। सपोज करो ये एक कोई स्टेप हो गया, सीढ़ी होगी। इस स्टेप के साथ एक रॉड पड़ी है जो कि ग्राउंड पे पड़ी है। अब इसके कितने कांटेक्ट आ रहे हैं? इस रॉड के, इस रॉड के 2 कांटेक्ट आ रहे हैं, ग्राउंड के साथ और इस स्टेप के साथ। तो एक फोर्स तो आएगा यहां से और एक फोर्स आएगा यहां से। ये दोनों रॉड पे शो किए हैं। अब ये स्टेप ने रॉड पर लगाया, तो रॉड ने स्टेप पर लगाया। एक्शन एक्शन का पेयर। ये किसे लगाया? फ्लोर ने रॉड पर। रॉड फ्लोर को नीचे दबाएगी, रॉड फ्लोर को नीचे दबाएगी तो फ्लोर रॉड को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। कहां आ रहे हैं फोर्सेस? परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट आ रहे हैं। तो ये इनका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। ये एक्शन रिएक्शन का पेयर यूं नहीं है, इनके एक्शन रिएक्शन के पेयर बन रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये बात चल रही है कांटेक्ट फोर्स की। तो ये भी एक पहला कंपोनेंट आया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? नॉर्मल रिएक्शन को कैसे शो करते होते हैं? कैसे शो करते हैं? परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट।
बी पार्ट को ले रहे हैं, इन डायग्राम्स को भी अपलोड कर लीजिए। बी पार्ट को ले रहे हैं, बी पार्ट का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पूरा डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ डेफिनेशन चाहिए और इसको तय करना सीखिए कैसे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है बी पार्ट फ्रिक्शन। कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस या पैरेलल टू कॉन्टैक्ट, वो था परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, ये अलोंग कॉन्टैक्ट है, यानी अलोंग कॉन्टैक्ट है। सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है जो कि आपने एक रफ सरफेस पर रख दिया। ये सरफेस कैसी सरफेस है? रफ। रफ होगा तभी फ्रिक्शन आएगा। इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ है, मतलब मोशन की टेंडेंसी इस तरफ है, चले ना चले, लेकिन जाने की टेंडेंसी इस तरफ है। अगर जाने की टेंडेंसी इस तरफ है तो इस पर रगड़ किस तरफ लगेगी? फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो किससे लगाया? इन इरेगुलरिटीज ने इन पर फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो ये इरेगुलरिटीज इस पर फ्रिक्शन कहां लगाएंगी? आगे की तरफ। समझिए इस बात को। एक्चुअली जितनी सरफेस होती है उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं और एक इरेगुलरिटीज में दूसरे ब्लॉक की इरेगुलरिटीज फंसी हुई होती है। अब आप इसको अगर इस तरफ खींच रहे हैं तो ये वाली इरेगुलरिटीज इन इरेगुलरिटीज पर आगे जाते समय आगे चोट करेंगी और ये वाली इरेगुलरिटीज इन इरेगुलरिटीज पर पीछे की तरफ चोट करेंगी। यही तो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये सब फ्रिक्शन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिक्शन किस तरफ आ रहा है? फ्रिक्शन आ रहा है अलोंग द सरफेस। तो इट इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स अलोंग कांटेक्ट। कांटेक्ट के अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा उसे फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये एक बॉडी है जो नीचे की तरफ फिसलती हुई आ रही है। अब ये बॉडी अगर नीचे की तरफ फिसलती आ रही है और ये रफ सरफेस है तो इस पर खुद पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे। इस पर रगड़ पीछे की तरफ एक्ट करेगी। तो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स अलोंग कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन कहीं इस तरफ था। क्या समझ में आ गया कि फ्रिक्शन क्या चीज होती है? फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। वो फ्रिक्शन के अंदर ही पढ़ेंगे हम लोग कैसे एक्ट करता है, लेकिन एक्शन रिएक्शन के पेयर हर जगह बन सकते हैं। इसने, इस वेज ने, इस प्लेटफॉर्म ने इस पर फ्रिक्शन पीछे लगाया तो इस ब्लॉक ने प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन किस तरफ लगाया होगा? नीचे की तरफ। इस प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगाया होगा। समझ में आ गया? सेम सिचुएशन बनेगी। ये फिसलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पर चोट नीचे होगी, तभी तो इस पर चोट पीछे की तरफ हो रही है। आ गया समझ में? अब हम लोग कांटेक्ट फोर्स को पूरा पूरा पढ़ पाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा।